हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2026 के नए इनकम टैक्स नियम के बाद देश में लाखों बैंक अकाउंट जांच के घेरे में आ चुके हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ लोग सिर्फ एक गलती की वजह से गिरफ्तार तक का सामना कर रहे हैं, गिरफ्तार हो भी रहे हैं। सरकार ने अब यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, बैंक अकाउंट हो या डिजिटल पेमेंट, सब पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है। अगर आपने भी ये गलती की है तो इनकम टैक्स की नज़र सीधे आप पर पड़ेगी। कई लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस मिल चुका है, कई लोगों के नोटिस रास्ते में है और कई लोग इसके कारण बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। कई मामलों में पुलिस जांच भी शुरू हो गई। सबसे खतरनाक बात यह है कि बहुत से लोग अनजाने में यह गलती कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी यूपीआई गलती है जो लोगों को मुसीबत में डाल रही है, किन ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स तुरंत जांच कर रहा है, और साथ में वीडियो के दौरान ही मैं आपको बताऊंगा वो 3 यूपीआई गलतियां जो अगर आपने कर दी तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिलेगा, आपका अकाउंट फ्रीज होगा और आप गिरफ्तार तक हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आप भी अनजाने में हर रोज यही गलती कर रहे हो। जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, जो सभी चीज़ें मैंने लगाई हैं, एआई जनरेटेड इमेज हैं जो आपको समझाने के लिए लगाई है कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी समस्या हो सकती है। शुरुआत में मैं आपको समस्या बताऊंगा वो क्या है। यह समस्या समझने के लिए आपको एक पूरे चक्कर से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको कानून भी बताऊंगा, इनकम टैक्स कैसे निगरानी कर रहा वो भी बताऊंगा, बैंक कैसे स्टेटमेंट भेज रहा वो भी बताऊंगा, आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है वो भी बताऊंगा, और साथ में आपको फ्यूचर के लिए अपना बचाव कैसे रखना है वो भी बताऊंगा। इसलिए एक ही गुजारिश है, वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार के लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह जानकारी उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरुआत में मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट की, इसके अधीन आने वाली समस्याओं के बारे में, तो देखिए तीन गलतियां लोग कर रहे हैं। पहला तो जो कर रहे हैं वो यूपीआई जो लेन देन कर रहे हैं वो एक लिमिट से बाहर उनका चला जा रहा है और उनको इस चीज़ का पता नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा वो गलती कर रहे हैं कि वो आईटीआर नहीं भर रहे, उनको आईटीआर का पता नहीं है, जिसके कारण उनको नोटिस मिलने की संभावना है या कई लोगों को नोटिस मिल रहा है। दूसरी गलती जो कर रहे हैं, उनके यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहे हैं कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जबकि वो आईटीआर में कहीं भी बिजनेस शो नहीं कर रहे। या कह लीजिए आप आईटीआर भर ही नहीं रहे। कई लोगों को हो सकता है आईटीआर पता ही ना हो। सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तीसरी जो गलती कर रहे हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में उनके ट्रांजैक्शन पकड़ में आ रहे हैं। और क्यों पकड़ में आ रहे हैं? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं है। इसलिए ये चीजें, ये जो गलतियां हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा आपको इनसे कैसे बचना है, आपको नहीं करनी है, ताकि आपको नोटिस इन फ्यूचर ना मिले। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक बार सेक्शन बता देता हूँ इनकम टैक्स एक्ट के जो सेक्शन है। अगर आप सेक्शन 133 पढ़ेंगे तो बहुत से लोगों को नोटिस जो 133 के अधीन आ रहे हैं। 133 क्या है कि जो इनकम टैक्स एक्ट के अधिकारी हैं उनको यह पावर देता है कि वह करदाता से या बैंक से पूछताछ कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं किस संबंध में। आपके इनकम के सोर्स बताइए क्या है, आपकी जो इतनी इनकम है यह किस सोर्स से है हमें बताइए। वह आपको रिटर्न में, उनको लिखित में आपको देनी पड़ेगी। दूसरा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने इनकम टैक्स के संबंध में जो आपका क्राइटेरिया है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है। अगर नहीं बताया है तो क्यों नहीं बताया, वह भी आपको लिखित में देनी पड़ेगी। अगर इस नोटिस की आप अनदेखी करते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। ठीक है। तो पहला नोटिस तो 133 के तहत आ रहा है, इसका समाधान भी मैं आगे बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरा नोटिस 142 के तहत आ रहा है। 142 के तहत नोटिस तब आता है जब इनकम टैक्स आपके मामले को पकड़ लेता है या आपकी गलती को पकड़ लेता है और उस पर जांच शुरू हो जाती है। जांच के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपसे कहता है कि हमें सभी चीजें, सभी दस्तावेज प्रोवाइड करवाइए, जो आपने ट्रांजैक्शन किए हैं इनके हमें सोर्स बताइए कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया। आपके पास जो ये ट्रांजैक्शन है, जो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, इसके सभी दस्तावेज हमें प्रोवाइड करवाइए, या कह सकते हैं आपके जो बही खाते हैं वो हमें दीजिए। यानी जो 142 के तहत नोटिस होता है उसमें इनकम टैक्स आपसे रिकॉर्ड मांगता है और इसके तहत वह आपसे यह उम्मीद रखता है कि आप उसको कोऑपरेट करेंगे, आप उसके साथ अपने मामले को सही लेकर चलेंगे, आप कोई भी तथ्य छुपाएंगे नहीं, कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे, सभी चीजों को उनके सामने स्पष्ट रखेंगे। अगर आप यहां पर इस नोटिस की अनदेखी करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको इसमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है, और अगर आप बहुत ही ज्यादा त्रुटिपूर्ण व्यवहार करते हैं या उनको गलत
इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट देते हैं, तो आपको 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। अब अगला नोटिस जो आ रहा है 148 के तहत आ रहा है, सेक्शन 148 के तहत। सेक्शन 148 कहता है कि मान लीजिए आपका पिछला जो रिकॉर्ड है वह ऐसा है कि जिसमें आपने टैक्स चोरी की है कहीं ना कहीं, या आपने जो है अनजाने में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन किया है या इतनी बड़ी अमाउंट आपके खाते में थी जिस पर टैक्स भरना जरूरी था, लेकिन उसके बावजूद आपने टैक्स नहीं भरा है। या हो सकता है आपने अपनी इनकम एक्चुअल में कम दिखाई है, जबकि एक्चुअल में जो है आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और इनकम टैक्स को अब वह चीज़ अन्य सोर्सेज से पता चल गई है, तो आपके पुराने लगभग 3 साल के मामले को खोल सकता है और आपको इस संबंध में शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है कि आप कारण बताइए कि आपने यह टैक्स क्यों छुपाया, क्यों आपने यह ट्रांजैक्शन में गलती की, या कह लीजिए आपने आईटीआर में यह त्रुटि क्यों की। तो 148 के तहत नोटिस आपको भेज सकता है और यह सबसे गंभीर नोटिस माना जाता है एक तरीके से। जनरली जो नोटिस लोगों को आ रहे हैं 133 और 142 के तहत ही आ रहे हैं, ठीक है। इनका समाधान में मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पर देखिए। जो अगला है निगरानी के बारे में, इनकम टैक्स निगरानी कैसे कर रहे हैं वो भी एक बार बता देता हूं। एआईएस क्या है, एआईएस के माध्यम से कैसे निगरानी हो रही है। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक भी रिपोर्ट करता है, बैंक को इस कानून के तहत एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, इससे ज़्यादा लिमिट आती है, तो आपको हमें उसका स्टेटमेंट भेजना है। कितनी लिमिट है, किन मामलों में बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं वो भी बताऊंगा। और बैंक जो है, जो ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उनकी स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। उसकी लिमिट क्या है वो अगली स्लाइड में बताऊंगा। दूसरी बात, रजिस्ट्री ऑफिस जो है, जो तहसीलदार का हो गया, एसडीएम का हो गया, अगर वहां पर कोई व्यक्ति 30 लाख से ज्यादा की जमीन खरीदता है तो वह उसकी सूचना भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। तो यहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना गई। अदर डिपार्टमेंट जो है, जैसे यूपीआई का हो गया, प्रॉपर्टी का हो गया, जीएसटी का हो गया, तो ये लोग भी अगर उस व्यक्ति के खाते से संबंधित कोई लेन देन होता है तो भी वह इसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं और यहाँ से फिर डिपार्टमेंट के पास ये सारी जानकारी जाकर इकट्ठा हो जाती है और इसके बाद एक डेटाबेस बन जाता है जिसे हम एआईएस कहते हैं। एआईएस का मतलब जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी मान लीजिए उस व्यक्ति की जीएसटी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई, उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन आई, रजिस्ट्री कार्यालय से इंफॉर्मेशन आई, इसके आधार पर उस व्यक्ति का डाटाबेस बन जाता है और उसमें जो पता चल जाता है कि इसने कितना लेन देन किया है, कितना इसने कितनी इसकी आय थी एक्चुअल में, और कितना इसने व्यय किया है। तो वो सभी चीज़ें वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इकट्ठी हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो जुड़ता है वो है पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड, और पैन कार्ड एक ही होता है, पैन कार्ड दो नहीं बन सकते, वह एक ही होता है। और इसलिए एक होता है, वही पैन कार्ड यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में आपको सबमिट करना पड़ता है, वहीं जीएसटी में सबमिट करना पड़ता है, वहीं बैंक में सबमिट करना पड़ता है, वहीं अन्य डिपार्टमेंट में जहां पर आप कोई लेन देन करते हैं, कोई खरीदारी करते हैं, कोई अन्य चीज करते हैं, वहां सबमिट करना पड़ता है। तो इसी कारण उस पैन कार्ड के जरिए ही आपकी सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इकट्ठी हो जाती है। और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, जैसे अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब एआई का यूज कर रहा है, डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहा है, और लोग कैसे पकड़े जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे अगर आपने बिजली का बिल एक साथ में 1 लाख से ज़्यादा का भुगतान किया, यानी आपका बिजली का बिल इकट्ठा है वह 1 लाख से ज़्यादा हो गया है और आपने उसका भुगतान किया है, तो बिजली का जो डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वही इसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा कि इस व्यक्ति ने इकट्ठा ही 1 लाख रुपए का भुगतान किया है। तो यह कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त करता है कि आप ज़्यादा व्यय कर रहे हैं, और ज़्यादा व्यय आप तभी कर सकते हैं जब आपकी इनकम ज़्यादा, और आपकी इनकम ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आप टैक्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर इसमें डेटा में आपकी एंट्री चली जाएगी। उसके बाद आपने विदेश घूमने पर 2 लाख से ज़्यादा का खर्च किया है, तो जो संबंधित डिपार्टमेंट है वह भी आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। उसके बाद अगर आपने म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर हो गया, उसमें 10 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जो ये डेटाबेस है इसमें, जो मैंने आपको पहले ही बता दी। अब यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आपके पास चारों सोर्सेज से आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है, और आप गलती क्या कर रहे हैं आगे बता रहा हूँ। गलती हो गई, देखिए अब एसएफटी और बता देता हूँ। जो मैंने बताया था कि बैंक भी अगर एक लिमिट से ज़्यादा का धन जमा होता है या विड्रॉल होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजता है। कितनी लिमिट के बाद मैं बता देता हूँ। अगर सेविंग अकाउंट में
10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश जमा होता है तो बैंक इसकी जो जानकारी है वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजेगा। अगर करंट अकाउंट में 50 लाख या उससे ज़्यादा का कैश जमा होता है, ठीक है, या एफडी में जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें 10 लाख प्लस कैश जमा होता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, या 20 लाख का कैश विड्रॉल होता है, 20 लाख से ज़्यादा का कैश आप अपने खाते से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेजता है। ये सभी लिमिट जो एक साल की बता रहा हूँ, यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी जैसे अब 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक अगर कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख प्लस कैश जमा करता है तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी। उसी प्रकार करंट अकाउंट में अगर 50 लाख से ज़्यादा का कैश जमा करता है, एफडी में फिक्स डिपॉजिट करता है 10 लाख प्लस कैश के साथ, या विड्रॉ करता है 20 लाख से ज़्यादा, या 1 लाख प्लस का क्रेडिट कार्ड भुगतान करता है, या 10 लाख प्लस का क्रेडिट कार्ड भुगतान करता है एक साल में, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लिए लिमिट है, शुरुआत में ही अगर कोई मान लो व्यक्ति पहले महीने में 1 लाख प्लस का क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, या सालाना वो 10 लाख से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड भुगतान कर रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक जो है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसके माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह जानकारी देगा, ठीक है। और ये फिर एआईएस में जो है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट वहां पर दर्ज होगी। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मैंने ये बता दी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है निगरानी कैसे करता है, बैंक के जरिए हो या अन्य डिपार्टमेंट के जरिए हो या कोऑपरेट कह लीजिए आप, उनसे कैसे करता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आता हूं दूसरे पक्ष पर, और दूसरा पक्ष क्या है कि आईटीआर क्या है। अब गलती लोग यही कर रहे हैं। आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी इसमें आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह बताना होता है कि आपकी आय, आपकी सालाना आय कितनी है और उस आय का सोर्सेज क्या है, यानी वह आय आपने किन सोर्सेज से प्राप्त की है। यह किन किन लोगों को बताना मैंडेटरी होता है, इसकी भी लिमिट दी गई है। यानी अगर आपकी आय इस सीमा से ज़्यादा है तो यह आपको बताना ज़रूरी है, और यह लिमिट कोई ज़्यादा नहीं दी गई है, बहुत ही कम लिमिट, और इसी के कारण बहुत से लोग इसके घेरे में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं देखिए, जो 60 वर्ष से कम के लोग हैं, अगर वह 2.5 लाख से कम, 2.5 लाख प्लस कमा रहे हैं सालाना, यानी जो लोग 60 वर्ष से कम उम्र के हैं और वो 2.5 लाख प्लस रुपए कमा रहे हैं सालाना, तो उनको आईटीआर भरना मैंडेटरी है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अगर 60 साल से 80 साल का व्यक्ति है तो उसके लिए लिमिट है 3 लाख प्लस, यानी अगर वो 3 लाख से ज़्यादा सालाना कमा रहा है तो उसको आईटीआर भरना अनिवार्य है। अगर 80 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है तो उसको 5 लाख प्लस की इनकम पर सालाना पर आईटीआर भरना जरूरी है। आईटीआर मैंने बता दिया क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होता है। नहीं भरते हैं तो क्या होगा, भरते हैं तो क्या फायदा होगा। देखिए, अगर आप भरते हैं आईटीआर तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, तो नोटिस से बचाएगा। नोटिस कब आता है, 134 में, 142 में, जो मैं आपको बता चुका हूँ, 148 में, तो आपको नोटिस नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपको बैंक लोन आसानी से मिलेगा। तीसरा, अगर आपके बड़े ट्रांजैक्शन है तो भी आपका बचाव होगा अगर आपने आईटीआर भरा है और अपने आईटीआर में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। अब समस्या क्या आ रही है, नहीं भर रहे हैं लोग, उसमें समस्या आ रही है, और उनके ट्रांजैक्शन है वो एक लिमिट से बाहर हैं। वो भी एक बार मैं बता देता हूं किस प्रकार वो ट्रांजैक्शन जो है लिमिट से बाहर चले जा रहे हैं। देखिए, नहीं भरने पर नोटिस आ रहा है, मैंने बता दिया है किस प्रकार नोटिस दे रहे हैं। जुर्माना लग रहा है, मैंने वो भी बता दिया। और टैक्स चोरी के मामले में उन्हें अरेस्ट तक का सामना भी करना पड़ रहा है अगर वह टैक्स चोरी बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने की कई सालों से मिलकर। अब देखिए, एक चीज़ मैं बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना, उसके बाद जनरली मैं अगली स्लाइड में ही आपको बताने वाला हूँ उस यूपीआई गलती के बारे में, अरेस्ट के बारे में, और जो पूरा चक्कर मैंने बताया शुरू में उसको मैं जोड़ने वाला हूँ। अब ये मैंने पूरा चक्कर समझा दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बता दिया कैसे निगरानी कर रहा है, आपकी तरफ से बता दिया कि क्या जिम्मेदारी है कि आपको कौन सी चीज़ों को फुलफिल करना है, और जिसको ना करने की वजह से लोग समस्या में पड़ रहे हैं। अब इस चक्कर को एक बार पूरा करने का बिंदु पर मैं आ गया हूं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और बता देता हूं कि आपको आईटीआर कैसे अप्लाई करना है। कुछ लोग हो सकता है जानना चाहते हो कि हमें अप्लाई कैसे करना है, तो आईटीआर आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, आईटीआर फॉर्म भरना है, वहां पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की तरफ से, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना, कुछ नहीं करना होता आईटीआर में ज़्यादा। बहुत ही आसान प्रोसेस अब सरकार ने बना दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब आते हैं उस पूरे चक्कर पर, वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, और वीडियो का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में मैंने बता दी प्रॉब्लम क्या हो रही है। यूपीआई से लोग क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, ठीक है। यूपीआई से लेन देन कैसे कर रहे हैं, जैसे
ये एक व्यक्ति हो गया ए, ये व्यक्ति हो गया बी। ये बी इस ए के पास आता है कैश लेकर, ये बोलता है बी कि मेरे 50,000 रुपये हैं तुम्हारे खाते में पड़े हैं, तुम इसको ट्रांजैक्शन कर दो मेरे दोस्त सी के पास। ये बी बोलता है कि मेरा दोस्त है एक सी, उसके पास तुम ट्रांजैक्शन कर दो 50,000 रुपये का। ए कहता है ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है। ए 50,000 का ट्रांजैक्शन कर देता है, तो ए का जो अकाउंट है उसमें हलचल हुई 50,000 रुपये की, ठीक है। 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई। अब ए जो है ये 50,000 रुपये लेकर बैंक में जाता है और कैश जमा करवाता है 50,000 का, ठीक है। तो ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब ऐसे करते करते ए का जो सालाना खाता है वो चला जाता है 15-20 लाख प्लस, ठीक है। और कैश की लिमिट भी जो है पार हो जाती है। जो मैंने बताया कि अगर इतना कैश जमा होता है तो इनकम टैक्स के पास उसका ब्यौरा बैंक आपका भेजता है। अगर ऐसी गलती के कारण आपका ब्यौरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखता है कि आपने आईटीआर भरा है या नहीं भरा है। और लोगों को आईटीआर पता ही नहीं है, आईटीआर भरना तो छोड़ दीजिए। यह गारंटी के साथ कह सकता हूं इस व्यक्ति ने आईटीआर नहीं भरा होगा। अब इसने आईटीआर नहीं भरा है तो इनकम टैक्स क्या करेगा, सीधा 134 के तहत इसको नोटिस जारी करेगा, इससे पूछताछ करेगा। बताइए आपकी आय का सोर्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, ये जो आपके बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक से हमें मिली है, आपने इतना कैश जमा किया है, ये कैश आप कहाँ से ले गए। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति है थोड़ी बोले गई है तो मेरा कैश था ही नहीं, मैंने तो दोस्त से ले लिया था और दोस्त के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन कर दिया था। लेकिन इनकम टैक्स इस बात को नहीं मानेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन करने का काम आपका नहीं बैंक का है। आप उस दोस्त को बोलते कि आप बैंक में जाओ, बैंक में अपने खाते से इस पैसे को जमा करवाओ और उस दोस्त को भिजवाओ, यह काम आपका नहीं है। आपको चौधरी बनने की इसमें जरूरत नहीं थी। दूसरी गलती लोग क्या कर रहे हैं कि चार्जेस ले रहे हैं कि मैं आपके पैसे को भेज दूंगा या यूपीआई से मैं लेन देन कर दूंगा, आप 2,000 रुपये लेन देन करवाइए और मुझे 4-5% कमीशन दे दीजिए। ये भी सेम समस्या में लोग पड़ रहे हैं क्योंकि इन लास्ट सालाना जब इनका रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ यहाँ पर तो ये इनकम पहुंच जाती है 30-40 लाख रुपए। यानी इनके ट्रांजैक्शन की अगर हम हिस्ट्री देखें, रिकॉर्ड देखें तो 30-40 लाख तक का इनका मामला पहुंच जाता है। और आईटीआर पक्का कह सकता हूँ ये भर नहीं रहे होंगे, जिसके कारण इनको समस्या का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो गलती लोग कर रहे हैं, उनके जो ट्रांजैक्शन है वो ऐसे हैं कि वो बिजनेस का दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कई लोग कई प्रकार के व्यापार करते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि हम यूपीआई से ही लेन देन करते हैं, जबकि वह व्यापार इतना मुनाफे वाला है, उससे उनकी आय इतनी हो रही है कि उनको इनकम टैक्स भरना चाहिए, लेकिन वो नहीं भर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है और उससे उसकी आमदनी हो रही है साल में करीब करीब 12 से 14 लाख रुपए, ठीक है, और इस आमदनी का ट्रांजैक्शन उसने सारा यूपीआई से ही लिया है, मतलब कह लीजिए बैंक अकाउंट के जरिए ही लिया है। इस व्यक्ति ने कोई आईटीआर नहीं भरा है। बैंक क्या करेगा, बिजनेस जैसा कुछ दिख रहा है, इसका लेन देन ऐसा दिख रहा है कि एक बिजनेस कर रहा है क्योंकि अनेक अन्य खातों से पैसा इसके अकाउंट में आ रहा है, तो बैंक क्या करेगा, इसकी स्टेटमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास भेज देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, इसको नोटिस इशू करेगा कि आपने आईटीआर भरा है, नहीं भरा है तो क्यों नहीं भरा है। हो सकता है इसने आईटीआर भरा हो, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरा हो, लेकिन उसमें इसने अपनी आय छुपाई हो, उसमें इसने अपनी आय बहुत कम दिखाई हो ताकि ये टैक्स से बच सके। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछेगा कि आपने इतनी आय अपनी कम क्यों दिखाई। दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है आप तो ये बिजनेस करते हैं, ये आपकी हिस्ट्री शो कर रही है कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है कहीं ना कहीं, लेकिन आपने आईटीआर में बताया नहीं कि आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर ये पकड़े जा सकते हैं और यहाँ पर इनको नोटिस मिलेगा और जुर्माना भी हो सकता है और इनको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो दूसरी गलती यह है। तीसरी गलती मैंने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की आपको बता दी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे निगरानी करता है अन्य डिपार्टमेंट से। आप हो सकता है बहुत शातिर हो, आप अपनी आय को छुपा सकते हो, या हो सकता है आप ये सोचते हो कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ़ बना दूंगा, लेकिन मैंने बता दी है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है आपका पूरा डाटा सभी डिपार्टमेंट से इकट्ठा हो जाता है और आप वहां पर कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते हैं। इसलिए अगर आपने आईटीआर नहीं भरा, पहली बात तो अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आईटीआर अगर आपने गलत भरा, त्रुटिपूर्ण भरा है और आपकी आय ज्यादा है तो भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने आईटीआर में गलत फील्ड चूज करी है, जैसे आपकी इनकम आ रही है बेसिकली जॉब से, वहां पर आपने बिजनेस दिखा दिया और आप दूसरे लोगों के पैसे को घुमा रहे हैं, उसको एक तरीके से कह लीजिए टैक्स से बचा रहे हैं, तो यहां पर भी दूसरा अपराध आ जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये बेसिकली 2-3 गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं जिसके कारण उनको नोटिस आ रहे हैं। और यह गलतियां अब क्यों बढ़ गई, क्योंकि लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। यूपीआई से लेन देन बहुत ज्यादा आसान हो गया है।
पहले लेन देन में बैंक में जाना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे, या कह सकते हैं पहले दोस्त की तरफ से कोई ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होता था, क्योंकि लोग खुद ही बैंक में जाकर पैसा दूसरे व्यक्ति के खाते में डलवा देते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब दोस्त रिश्तेदार आकर बोलते हैं कि हमारी तरफ से आप इसको पैसे को भेज दीजिए। उसको पता नहीं होता कि भेज तो तू रहा है, लेकिन समस्या तो तुझे आगे आएगी ना, जब तेरी लिमिट क्रॉस होगी या तेरी लिमिट एक लेवल से बाहर जाएगी, तो ऊपर से फिर ये स्टेटमेंट जो है ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगी और फिर वहां से आपके पास नोटिस आएगा, आपका अकाउंट फ्रीज होगा, आपको सीए को हायर करना पड़ सकता है और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात अरेस्ट की समस्या का बात है, जब हो सकता है आपकी ये जो मामला है ये पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा, ठीक है, यानी आपकी लिमिट 30-40 लाख 30-40 लाख यूपीआई की ऐसे चल रही है, आप ये गलती लगातार 3-4 साल से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स ने आपको नोटिस दिया, आपने नोटिस नजरअंदाज कर दिया। जो 3 धाराएं उनमें से कोई सा भी नोटिस हो सकता है आपके पास आए, उसका आपने नजरअंदाज कर दिया, उसका आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, बार बार आपको नोटिस आ रहे हैं, कोई इशू नहीं, आप उसको कोई जो अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद आपके खिलाफ सम्मन जारी हो सकता है और आपको जो है अरेस्ट किया जा सकता है। तीसरा है फर्जी अकाउंट के संबंध में, जैसे बेनामी लेन देन कुछ लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा खाता मैं जो है कह लीजिए कि आपको एक तरीके से लीज पर दे देता हूँ, ठीक है, वैसे मेरी तो कोई इनकम है नहीं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आप मेरे खाते से ट्रांजैक्शन कर लीजिए, आपको टैक्स बच जाएगा, यानी खाता किसी और का हो और पैसा किसी और का हो। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे बेनामी लेन देन कहा जाता है। और ऐसे में बेनामी लेन देन को निपटने से संबंधित कानून बना है 1988 का, उसकी धारा 3 के तहत आपको 3 साल की जेल हो सकती है। तो यह भी गलती है जो लोग कर रहे हैं। तो यूपीआई गलती जो कर रही है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कैसे समस्याओं में लोग फंस रहे हैं। तीसरी बात, अब मैं समाधान पर आता हूं। सबसे मुख्य पार्ट इस वीडियो का है समाधान। आपको समाधान, आपको उपाय बताने वाला हूं, और यही इस चैनल की एक तरीके से कह लीजिए आप ताकत है, ऑथेंटिसिटी है। रिसर्च के साथ कंटेंट लाता हूं, आपको आने वाली समस्याओं से पहले ही बचा देता हूं, आपको इतना जागरूक कर देता हूं कि आपको कोई समस्या फेस ही ना करनी पड़े। इसके पहले भी मैंने एक यूपीआई पर वीडियो बनाई थी, अकाउंट फ्रीज हो रहे थे लोगों के, तो उसका भी हमने समाधान दिया था इस वीडियो में, और यह वीडियो बहुत ऊपर तक गई थी, लगभग 3-3.5 लाख लोगों ने इसको देखा था, और बहुत लोगों ने इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको जो आई कार्ड में ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। हम एक बार समाधान आपको बता देता हूँ, समाधान आपको कौन कौन से फॉलो करने हैं। देखिए, पहला तो अगर आपका ट्रांजेक्शन की लिमिट 20 लाख प्लस हो गई है, ठीक है, अपने बैंक में जाइए और अपनी हिस्ट्री निकलवाइए पिछले 1 साल की। उसमें देखिए अगर लिमिट 20 लाख प्लस चली गई है तो मैं कहूँगा कि आपको आईटीआर अभी भर देना चाहिए, ठीक है, आईटीआर भर दीजिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर। दूसरा है, इन 20 लाख प्लस जो आपके ट्रांजैक्शन हुआ है उनका रिकॉर्ड रखिए, वह ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ। अगर आपने कोई गलती कर दी है, अगर आपने कोई गलती कर दी है तो इनकम टैक्स नोटिस आने के बाद उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, सीए से मिलिए और रास्ता निकालिए, उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। दूसरा तरीका है बिजनेस के संबंध में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आईटीआर में इसे 100 जरूर कीजिए, यानी जो आप फॉर्म भरेंगे इनकम टैक्स रिटर्न का उसमें इसे 100 जरूर करिए। उसमें इसको छुपाइए मत। क्यों? क्योंकि एआईएस का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, और अब एआई और डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग इनकम टैक्स कर रहे हैं तो आप पकड़े जा सकते हैं और फिर आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है, अपने पर्सनल लेन देन को अलग कीजिए, ठीक है, अपने बिजनेस के लेन देन को, अपने पर्सनल लेन देन को अलग रखिए, बैंक अकाउंट इनके अलग अलग रखिए। तीसरी बात जो है, अपने पर्सनल अकाउंट से किसी दोस्त का, रिश्तेदार का अमाउंट अननेसेसरी कैश लेकर ट्रांसफर मत कीजिए, या कमीशन लेकर किसी को किसी के बैंक खाते में अपने खाते से पैसा ट्रांसफर मत कीजिए, ठीक है। तीसरी जो आपको चीज ध्यान रखनी है आईटीआर के बारे में, आईटीआर में आपको कोई भी जानकारी छुपानी नहीं है, जो चीज है वह सच बतानी है, नहीं तो फिर आपको इनकम टैक्स बाद में पकड़ लेगा, फिर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तीसरी बात जो है, आईटीआर आपको भरना ही भरना है, इसे आपको जो है नजरअंदाज नहीं करना है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आईटीआर जो है किन लोगों को भरना है वो मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया है, लेकिन दोबारा ही बता देता हूँ एक बार आईटीआर के बारे में। यहाँ पर मैंने बताया था, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर मैंने बताया था ये आईटीआर, देखिए इन लोगों को आईटीआर भरना ही भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। हमारी टीम बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है और वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए कहीं ना कहीं आपके सहयोग की भी ज़रूरत है। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहें तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, और हमारी टीम और अच्छे से काम कर पाएगी। ज़्यादा नहीं है, 50-60 रुपये आपको महीना देना पड़ेगा, जिसमें
हमारी टीम को 30-40 रुपये ही मिलेगा यूट्यूब का काट कर। तो अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप अन्य एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। और चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।